हाँ, सो हमारे चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया में हमने देख लिया, कल ही स्टार्ट किया ना हमने, परसों। तो दिस इज थर्ड लेक्चर। ओके, सो टुडे इट विल बी कंप्लीटेड। ओके, जो हमने देखा पहले तो इंट्रोडक्शन देखा हमने। हाँ, उस दिन हमने इंग्लिश देखा था इसलिए थोड़ा ही हुआ था। ओके, सो पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद हेरिटेज की बात की। पहले इंट्रोडक्शन, हेरिटेज, उसमें से दो पार्ट, नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। फिर नेचुरल हेरिटेज की पहले बात की, देन कल्चरल हेरिटेज की बात की। एंड कल्चरल हेरिटेज में अभी भी हमें बहुत कुछ देखना बाकी है, कौन से लोग आए थे, कैसे हमारा कल्चर ग्रो हुआ एंड ऑल। उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊं तुम्हें कि कल जो हमने ये फेयर में लास्ट लेक्चर में हमने देखा, तो ये सारे याद तो रखने हैं, बट दिस इज समथिंग आई शुड टेल यू। जो मोढेरा फेयर है, जो मोढेरा में होता है, दैट इज इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी नहीं होता है। ओके, सो दैट इज रॉन्ग। एक्चुअली ये होता है मोढेरा डांस फेस्टिवल। तो तुम्हें अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मोढेरा डांस फेस्टिवल कहाँ होता है, वो तो दोनों ही, मोढेरा फेयर और मोढेरा डांस फेस्टिवल दोनों ही मोढेरा में होते हैं, दोनों ही। बट तो लोकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोढेरा डांस फेस्टिवल होता है थर्ड वीक ऑफ जनवरी में, मोढेरा डांस फेस्टिवल। और मोढेरा जो फेयर है वो होता है सावन मास में, मतलब अब आएगा ना हमारा, तब होगा। ओके, तो ये अगर तुम्हें पूछे थर्ड वीक ऑफ जनवरी मतलब अगस्त, वो होता है अगस्त में। कौन सा? मोढेरा फेयर होता है अगस्त में। ओके, और मोढेरा डांस फेस्टिवल होता है थर्ड वीक ऑफ जनवरी में। तो दिस इज समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव टू करेक्ट। और दूसरा भी एक था, कहाँ गया, कुछ एक और था, चैत्र सुद पूनम, पहले में ही श्रावण सुद अमावस्या, श्रावण वध अमावस्या। हाँ, यस, दैट वन तो लिखा है तुम्हारी बुक में? स्कूल में खोला है। अच्छा, हाँ, तो मैं वही बताना। हाँ, वही कि लास्ट बुक में था वो, लेकिन नई बुक में वो निकाल दिया है। तो वो वध आएगा, सुद नहीं आएगा। सुद मतलब क्या? सुद मतलब वो मून की साइज बढ़ रही है, और फिर पूनम आएगी, पूनम इन द सेंस फुल मून। और वध मतलब क्या? मून की साइज कम हो रही है, और एट द लास्ट आफ्टर द 15 डेज क्या आएगा? अमावस्या आएगी। ओके, तो वो जो है मोढेरा फेयर के लिए जो है, दैट इज वध आएगा, सुद नहीं आएगा। अमावस्या है ना, सो वो क्या आएगा? वध आएगा। ओके, तो दैट आई वांटेड टू टेल यू। नाउ अब हम आगे देखते हैं इंडिया लैंड एंड पीपल। तो इंडिया लैंड एंड पीपल की बात करते हैं। एक्चुअली अभी हमें वापस वो क्लास 9 में हमने साइज, लोकेशन वो देखा, उसकी बात नहीं करनी है, थोड़ी एडिशनल बातें करनी है। देखो, प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहले जो लोग जहाँ से स्टार्ट हुए, मतलब ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराने लोग जहाँ सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ वो इंडिया है। और इंडिया के साथ साथ साइमल्टेनियसली ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है उसमें जो ईस्ट पार्ट है, ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, वहां पर भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले के लोग। ओके, mesmerized by varied and prosperous heritage many foreign tribes came to India। ये तो हमने देख ही लिया है कि यहाँ के जो भी कल्चर और बिजनेस एंड एवरीथिंग, बहुत सारी कम्युनिटीज, ट्राइब्स इंडिया आई थी। Consequently, remains of all tribes are found here। और हम ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहे हैं कि ये लोग आए थे, हमारा कल्चर ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा हवा में बातें नहीं है, हमारे पास उसके प्रूफ है। रिमेन्स आर देयर। ओके, तो रिमेन्स के बेस पे, प्रूफ के बेस पे हम बोल रहे हैं कि हाँ ये लोग आए थे। The Dravidians were considered to be the most ancient people of India। तो सबसे पहले, सबसे पुराने जो लोग हैं वो कौन है? ड्रविडियंस। ओके, तो जो ड्रविडियंस है वो सबसे पुराने लोग माने जाते हैं। जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट की थी वो कौन माने जाते हैं? ड्रविडियंस। अंडरस्टूड? सबसे पहले इंडिया में जो आए थे वो थे ड्रविडियंस। अभी वो लोग साउथ में है, अभी देखेंगे हम आगे। बट द मॉडर्न रिसर्चर
of linguistic and anthropology have proved that even before the Dravidian, 6 more tribes came and settled in India. मतलब कि अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है कि भाई पहले आया कौन. कई लोग, कई ग्रुप ऐसे बोल रहे हैं, कई ग्रुप ऐसे बोल रहे हैं. सच क्या है वो हमें अभी पता नहीं है. हम भी मान ही रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा. ये सच है, ये सच, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत. क्यों? क्योंकि प्रूफ के साथ तो हम कैसे हम थोड़ी जाएंगे सपोज हजारों सालों पहले और हमें पता लगेगा अच्छा ये लोग पहले आए थे, उसके बाद ये आए थे, उसके बाद ये आए थे. हमें पता नहीं है. तो वैसे बहुत बड़ा ग्रुप मानता है क्या कि द्रविडियंस ही सबसे पहले इंडिया में जब लाइफ मतलब लोग जो सबसे पुराने लोग हैं, सिविलाइजेशन है, वो कौन थे? वो द्रविडियंस थे. लेकिन जो रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं, जस्ट लाइक साइंस में हम वैज्ञानिक बोलते हैं, वैसे ही कल्चर के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक. मतलब क्या लिंग्विस्टिक? मतलब लैंग्वेज के बेस पे, कि लैंग्वेज के बेस के जो स्कॉलर्स है, जो रिसर्चर्स है वो, और एंथ्रोपोलॉजी मतलब बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने वाले. तो जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेस पे, एंड एंथ्रोपोलॉजी मतलब के बिहेवियर के बेस पे जो स्कॉलर्स, रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली द्रविडियन से पहले और 6 ट्राइब्स और से कम्युनिटी यहाँ पर आई थी. वो कौन सी थी वो हम आगे देखेंगे. उनके अकॉर्डिंगली, किनके अकॉर्डिंगली? लिंग्विस्टिक रिसर्च के अकॉर्डिंगली एंड एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली. सम रिसर्चर्स हैव टोल्ड दैट बिफोर द्रविडियन 6 ट्राइब्स केम टू इंडिया. ओके, तो उनके बारे में 1 बाय 1 हमें देखना है. ये 6 में पहले है नेग्रिटियोट और से हब्सी पीपल. उनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि यहाँ पे है नेग्रिटियोट और से हब्सी पीपल, और से नेग्रेट और से निग्रोस. ये कुछ भी बोले तो वो सब लोग एक ही है. ओके, नेग्रिटोइट, हब्सी, नेग्रेट एंड निग्रोस सबके सब एक ही है. अलग अलग प्रोनाउंसिएशन नहीं, मतलब वर्ड्स ही अलग अलग है, लेकिन वो एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. तो वो लोग आए थे. सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट निग्रेट और से निग्रोज आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. सम बिलीव दैट. ओके, सब लोग की मान्यताएं हैं, वो तो सबके लिए ही अलग अलग मान्यताएं हैं. हमारी जैसे हम रामायण महाभारत की भी बात करें तो हम क्या मान लेते हैं कि हमने लास्ट में जो हमने अपनी आंखों से देखी और जो कानों से सुनी वही सच है. ओके, लेकिन ऐसा नहीं है. ओके, जो रामायण डिफरेंट पीपल बोलते हैं, जैसे कि रामचरितमानस है. ओके, तो उसमें अलग है सारे कई सीन्स. थीम वही है लेकिन कई सीन्स, मतलब कि जैसे कहीं एक रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, और रामचरितमानस तुलसीदास जी की रामायण, तो उसमें भी डिफरेंस है. एक में लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, एक में लक्ष्मण जी शांत है. एक में लक्ष्मण रेखा का सीन आता है कि ये लक्ष्मण रेखा ड्रॉ की, उसको क्रॉस नहीं करना है, तब क्रॉस की, तब रावण जी लेके गए थे सीता जी को. उस एक में ऐसा है, एक में ऐसा कुछ है ही नहीं. लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है. बहुत ऐसे तो बहुत सारे, ये तो सिर्फ मैंने 2 रामायण की बात की. जगह जगह के अकॉर्डिंगली रामायण भी अलग अलग है. नॉर्थ में पर्टिकुलर एक रामायण को महत्व देते हैं, सिग्निफिकेंस है. साउथ में भी अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, तो अलग अलग नॉलेज. जैसे कि ये हम सब लोग एनसीईआरटी में से ही पढ़ेंगे तो हमारा सबका नॉलेज एक जैसा होगा. लेकिन सपोज यही चैप्टर, कल्चर का चैप्टर, तुम एनसीईआरटी में से, मतलब जो सेंट्रल बोर्ड ने दी हुई है वहाँ से पढ़ो, और यही चैप्टर तुम से जीएसईबी की स्टेट बोर्ड से पढ़ो और सेंट्रल बोर्ड से पढ़ो ये बुक. और जैसे कि यहाँ तुम्हारे कितने सारे चैप्टर्स ऐसे हैं तुम्हारी एसएसटी में जो उनकी सीबीएसई बोर्ड की जो एसएसटी है उनके साथ सेम है, मैच है. फिर भी तुम देखना बहुत सारी ऐसी बातें होगी जिसमें दोनों में थोड़ा बहुत क्या होगा, डिफरेंस होगा. सो दैट डिफरेंस विल बी देयर. यहाँ पर भी ऐसा ही है. ओके, कई लोग मानते हैं द्रविडियंस आए थे, फिर अब बोल रहे हैं कि नहीं, लैंग्वेज और एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि उनसे पहले 6 ट्राइब्स आए थे. तो कौन थे? तो भाई कई लोगों को लगता है कि नेग्रिटोइट और से हब्सी पीपल सबसे पहले आए थे. तो इट्स अ बिलीफ सिस्टम. दे केम फ्रॉम अफ्रीका विया बलूचिस्तान टू इंडिया. तो वो कहाँ से कहाँ आए थे? अफ्रीका से आए थे. जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया क्या
कि सिविलाइजेशन स्टार्ट कहाँ हुआ, इंडिया में, और साइमल्टेनियसली ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है हब्सी पीपल वो वहां से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए हैं। कौन से रास्ते से? वाया बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास है, दैट इज द बलूचिस्तान, वहां से आए थे इंडिया में। दे वेर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet। तो वो उनका मतलब वो कैसे दिखते थे? वो ब्लैक दिखते थे और 4 to 5 feet, मतलब जैसे हमारी हाइट है वैसी हाइट उनकी थी, 4 to 5 feet। एंड कर्ली हेयर्स, तो उनके बाल कैसे थे? हेयर्स कैसे थे? कर्ली थे। नहीं होते, आज भी तुम वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स के देखोगे, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स, और से क्रिकेटर इन द सेंस क्रिकेटर्स और वॉट एवर पीपल्स को देखोगे, एक्टर एक्ट्रेस को देखोगे, उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं। इतने कर्ली होते हैं कोई शैम्पू वैम्पू भी उसको सीधा नहीं कर पाता। ओके, जस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट उनके हेयर्स क्या होते थे? कर्ली होते थे। ओके, जस्ट फन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बोला। हाँ, दूसरे थे ऑस्ट्रेलॉइड्स, दैट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड निषाद पीपल। ओके, तो ये दूसरी कम्युनिटी है, दूसरे ट्राइब्स है। तो वो कौन थे? पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। तो ये कहाँ से आए हैं? साउथ एशिया में तो हम ही हैं, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया से जो आए थे उन लोगों को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलॉइड, और से निषाद पीपल। सो देयर फिजिकल फीचर्स वेयर, अब वो लोग क्या थे? ब्लैक थे, 4 to 5 feet के थे और कर्ली हेयर वाले थे। अब निषाद कहाँ से? वो लोग कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे, वाया बलूचिस्तान। ओके, ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से आए थे। ये कहाँ से आए हैं? साउथ ईस्ट एशिया से आए हुए हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया मतलब साउथ में तो हम ही हैं एशिया में, और ईस्ट में, ईस्ट मतलब क्या हुआ? चाइना ले लिया, और से थोड़ा बहुत ये वाला ईस्ट ले लिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो सब लेते हैं ना, हम घूमने नहीं जाते वहाँ के लोग। तो वो कैसे, मतलब उनका कैसे, उनको याद रखो तो ये तुम डायरेक्टली फीचर्स बता पाओगे। ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, तो भाई ब्लैक स्किन थी, ओके, और मतलब उतनी ब्लैक नहीं जितनी हमने बात की अभी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, उतनी ब्लैक नहीं। वैसे तो देखा जाए तो भाई कंपेयर टू से यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीका बोल रहा हूँ, अमेरिका, कनाडा, उनकी कंपेयर में हम भी ब्लैक ही है। हम गोरे नहीं है, हम ब्लैक हैं। वो लोग हमें क्या बोलेंगे? ब्लैक पीपल। ओके, बट हम क्या बात कर रहे हैं? ब्लैक, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अब ब्लैक अलग है, हम गोरे हैं। और ब्लैक मतलब हम बोलेंगे कि से वेस्ट इंडीज़ के जो लोग हैं वो, और अफ्रीका के जो लोग हैं वो। सो इट्स रिलेटिव। ओके, कितना तुम बोल रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आइडेंटिटी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो कैसे थे? ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, नोज कैसा था उनका? फ्लैट, सीधा। ओके, जैसे कि हम देखते हैं चाइना के पीपल का भी थोड़ा नोज हमारे जितना ऐसे बाहर नहीं होता है, ऐसे सीधा होता है। सीधा मतलब एकदम सीधा नहीं थोड़ा तो होगा, बट हमारे जितना ऐसे अप बम्प जैसा नहीं होगा। देन शॉर्ट इन हाइट, छोटे होते हैं थोड़े। ओके, शॉर्ट इन हाइट एक्सेट्रा। द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद। तो जो बाद में आए थे, निषाद मतलब जो ऑस्ट्रेलॉइड थे उनके बाद में जो आए थे, कौन आए थे? आर्यंस। तो आर्यंस इन लोगों को क्या बोलते थे? निषाद बुलाते थे। ओके, किन लोगों को? ऑस्ट्रेलॉइड को, इसलिए उनका नाम निषाद हो गया है। द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब लाइक कोल, मुंडा, खासी, ट्राइब्स ऑफ आसाम, ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलैरिटीज टू दी ऑस्ट्रेलॉइड्स। तो ओरिजिन जो है, ट्राइब है, ये ट्राइब कौन कौन सी ट्राइब? कोल एंड मुंडा, खासी, ट्राइब्स ऑफ आसाम, मतलब आसाम की, ये इंडिया के आसाम की ये 3 ट्राइब है। कौन कौन सी? कोल, मुंडा एंड खासी, ये 3 ट्राइब है। वो लोग कहाँ पे है? अभी भी आसाम में है। तो वो आसाम के लोग जैसे थे वैसे ही ये लोग हैं। देन निकोबार, अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स है वो, एंड म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, उनके जैसी सिमिलैरिटीज आती है, सिमिलैरिटीज टू दी ऑस्ट्रेलॉइड्स। तो ऑस्ट्रेलॉइड्स जैसी सिमिलैरिटी आती है, इसलिए आर्यंस भी क्या बोलते हैं? निषाद बोलते हैं। ऑस्ट्रेलॉइड निषाद मतलब एक ही है ऐसे। ओके, तो मतलब हम ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी अगर तुम देखोगे तो वहाँ के लोग, मतलब तुम आसाम में देखोगे, निकोबार में देखोगे और म्यांमार में देखोगे, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तुम्हें देखने को मिलेगी। ओके, उसके बेस पे हम बता रहे हैं।
देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। तो भाई उनका भी बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के कल्चर को ग्रो करने में, रिच बनाने में। दे मेड क्ले, वो क्या करते थे, तो भाई मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वोर कॉटन क्लोथ, कॉटन के क्लोथ पहनते थे। एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स, बहुत सारी अदर स्किल्स भी उन्हें आती थी, इनको, निषाद और से ऑस्ट्रेलॉइड को। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू, वो भगवान में भी मानते थे, रिलीजियस बिलीव्स भी उनकी थी। तो हमने दो देखी, हमने पहले तो बोला द्रविडियंस है सबसे पहले, फिर बोला कि नहीं लिंग्विस्टिक और से एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली रिसर्चर्स ने बोला कि उनसे पहले भी 6 और आए थे। तो हमने पहले देखा किसका, नहीं द्रविडियंस के बाद हब्सी पीपल का देखा। सो वो अफ्रीका से आए हुए थे, ये लोग आए हैं साउथ ईस्ट एशिया से आए हुए हैं, दैट इज निषाद और से एस्ट्रोलॉइड्स। अब हम पढ़ते हैं द्रविडियंस के बारे में। तो ओरिजिनली द्रविडियंस बिलोंग्ड टू इंडिया, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इंडियंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने स्टार्ट किया, वो कौन थे, द्रविडियंस। ओके, तो वही मेन इंडियन है, बाकी सब बाहर से आए हैं धीरे धीरे। अब देखो बाहर से आए हैं में तो हमने वो कितना कुछ पढ़ लिया, ओके, कि भाई फ्रेंच भी आए, पारसी आए, ब्रिटिशर्स आए, ओके, मुगल्स आए, कितने कुछ हमने देख लिया। तो ये तो बहुत और सारे नाम थे, ओके, कितने सारे नाम थे, वो पारसी थे, अरब्स थे, मुगल्स थे, ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच पीपल थे, ओके। तो ये सब लोग आए, वो तो है ही, वो तो हम कंट्री वाइज बोल रहे हैं, लेकिन अब ये हम उससे भी पहले की बात कर रहे हैं। ये सब तो कब की बात है, लास्ट 1000 ईयर्स की ही बात है। जो हम फ्रेंच, मुगल्स, अरब, ये वो, तो वो लास्ट 1000 ईयर्स की बात है। उससे भी पहले हम तो एकदम स्टार्टिंग की, प्रीमिटिव मैन की बात कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। तो तब से तब की बात करें तो भी वहां पर भी वो टाइम पर भी लोग आते थे इंडिया में, पहले से ही आते थे इंडिया में, ओके, अभी की बात नहीं है। तो यहाँ पहले से कौन था, यहाँ पहले से कौन थे, द्रविडियंस थे, ओके। दे वेर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द स्टोन एज सिविलाइजेशन। तो जो स्टोन एज सिविलाइजेशन है, पत्थर वाला काल, ओके, मतलब ऐसे हम 2 पत्थर को ऐसे स्ट्राइक करके आग जलाते थे, एकदम आदिमानव टाइप, ओके। वो टाइम के जो लोग थे उनके डिसेंडेंट्स, मतलब उनके जो वंशज है, वो कौन है, द्रविडियंस, मतलब वही है इंडिया के पहले, उन्होंने ही एस्टैब्लिश की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, और स्टोन एज सिविलाइजेशन, एंड द क्रिएटर ऑफ द मोहेंजोदारो कल्चर। तो मोहेंजोदारो कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज सिविलाइजेशन के डिसेंडेंट्स, ये सब लोग एक ही है, कौन, द्रविडियंस। अलग अलग वे में बताया गया है, ये सारे द्रविडियंस ही है। The tribes which came from north survived with their language and culture. Features later on they were only called Dravidians. Okay, क्या बोल रहे हैं? The tribes which came from north survived with their language and cultural features. Later on they were only called Dravidians. So Dravidians किसे माना जाता है कि जो नॉर्थ से आए थे, ओके, अभी इंडिया का नॉर्थ भी ले लो और से एशिया का भी नॉर्थ ले लो। तो जो नॉर्थ से आए थे, अभी इंडिया में ही थे, तो इंडिया, अभी हम एशिया के नॉर्थ की बात नहीं कर रहे, इंडिया के ही नॉर्थ की बात करें, तो भाई जो नॉर्थ से आए थे और जो अपनी लैंग्वेज की वजह से और उनके कल्चरल फीचर्स की वजह से जाने जाते हैं, अपनी लैंग्वेज के बेस पे और उनके कल्चरल फीचर्स की वजह से जाने जाते हैं, वही है कौन, द्रविडियंस। तो कौन है वो लोग, तो वो लोग है जो नीचे, मतलब कि हमारे साउथ इंडिया में रहते हैं, वो आएगा आगे जाके, ओके। सो जो साउथ इंडिया में रहते हैं, कहाँ गया, आएगा, ओके, जो हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, सारे रीजन, मेनली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना पहले तो एक ही था, देन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो ये पूरे क्या कहलाते हैं, द्रविडियंस। नॉर्थ से आए, ऐसा बोला ना, तो नॉर्थ से कहाँ गए, साउथ में गए। क्यों नॉर्थ से साउथ में चले गए, क्योंकि नॉर्थ में आर्यंस ज्यादा थे, ओके। तो ऐसा नहीं है आर्यन से उनसे प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम कुछ नहीं था, आर्यंस के साथ तो मिंगल हो गए वो लोग, वो देखेंगे हम, प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बट दे मूव्ड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया, ओके। चलो, सो द्रविडियंस गेव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड अ फादर एज अ गॉड। तो भाई मदर और फादर का कंसेप्ट, गॉड और गॉडेस का कंसेप्ट, कि भाई हमारी जो माता है वो ही गॉडेस है
और जो हमारे पिता है वही हमारे गॉड है। गॉड ही हमारे पिता है और हमारे पिता ही हमारे गॉड है, वाइस वर्सा, दोनों सेम ही है। ओके, वैसे कंसेप्ट किसने दिए? द्रविडियंस ने दिए। ओके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव नहीं गाते हम, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। मतलब कि सब कुछ कौन है? हमारे त्वमेव, मतलब ये एक्चुअली गुरु के लिए है। ओके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। मतलब सब कुछ, माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ मेरे तुम ही हो, और मुझे विद्या ज्ञान सब कुछ आपको देना है। और गुरु के टॉवर्ड्स में तुम अपना सर्वस्व, मतलब सब कुछ टॉवर्ड्स सरेंडर कर दो खुद को, तब जाके हमें जो ट्रू नॉलेज होता है वो मिलता है। ओके, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, ये हमारा श्लोका है। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप्ड। तो वहीं से द्रविडियंस ने ही फिर, जैसे मदर है तो भाई मदर मतलब गॉडेस पार्वती, और जो फादर है दैट इज द शिवा, वो कंसेप्ट उन्होंने दिया है, डेवलप किया है। मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस। तो भाई नेचर को वर्शिप कर रहे हैं ना, हम सबको ही वर्शिप कर रहे हैं। हम एनिमल्स को वर्शिप कर रहे हैं, हम प्लांट्स को वर्शिप कर रहे हैं, हम पंच तत्व को वर्शिप कर रहे हैं, हम फायर को वर्शिप कर रहे हैं, हम स्पेस को वर्शिप कर रहे हैं, हम एयर को वर्शिप कर रहे हैं, हम क्ले, मिट्टी जो ज़मीन है उसको वर्शिप कर रहे हैं। सबको ही हम क्या कर रहे हैं? वर्शिप कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट किसने दिया? द्रविडियंस ने। वहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, द्रविडियंस, द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विथ धूप that is incense stick, अगरबत्ती, दीप that is lamp and आरती are considered to be the gifts of the Dravidians। तो भाई ये सब भी किसने स्टार्ट किया था? द्रविडियंस ने ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में स्टार्ट तो किसी ना किसी ने किया होगा ना, तो किसने स्टार्ट किया था? द्रविडियंस ने स्टार्ट किया था पूजा करना ये सब। Besides nature and animal worshipping etc are their great features। तो भाई besides, इसके अलावा, मतलब भगवान की तो हम पूजा कर रहे हैं, साथ साथ में नेचर और से एनिमल को भी हम पूजते हैं, वो उनके ग्रेट फीचर्स है। ओरिजिनल डीटीज ऑफ द द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द आर्यंस। मतलब कि ओरिजिनल जो द्रविडियंस जिसे गॉड और गॉडेस मानते थे, शिवा पार्वती और सारे हमारे डीटीज मतलब कि देवी देवता है। ओके, तो द्रविडियंस के जो देवी देवता थे वही आर्यंस लोगों ने भी क्या किए? स्वीकार कर लिए। उन्होंने भी माना क्या कि हाँ यही देवी देवता यही है। मतलब द्रविडियंस जिसे गॉड गॉडेस मानते थे, आर्यंस भी उन्हें ही गॉड गॉडेस मानते थे। एंड वेर री एस्टेब्लिश्ड बाय देम एज अ गॉड ऑफ कल्चर विथ पेस ऑफ टाइम। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उसके साथ साथ ग्रेजुअली आर्यंस ने भी बता दिया और एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने भी अपना मतलब बोल दिया कि नहीं, जो द्रविडियंस पहले से जो बोल रहे हैं कि ये गॉड है, ये गॉडेस है, वही सब कुछ सही है। उन्होंने भी एक्सेप्ट वैसा, आर्यंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया द्रविडियंस की जो बिलीफ सिस्टम थी उसको। अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्थ, आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द द्रविडियंस। तो भाई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था किसका? नॉर्थ का। मतलब जो नॉर्थ में बहुत ज्यादा है लोग, ओके, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ओके, डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द द्रविडियंस। तो भाई द्रविडियंस का बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्या पड़ा? इन्फ्लुएंस पड़ा। किन के ऊपर? आर्यंस के ऊपर। मतलब उनकी लाइफस्टाइल, उनके बिलीफ सिस्टम, सब कुछ आर्यन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा और अटैच्ड हो गए वो लोग। ओके, हेंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस। तो इसीलिए द्रविडियंस और से आर्यंस के अंदर इंटरकास्ट मैरिज भी हुए। इंटरकास्ट मैरिज मतलब देखो, आर्यंस ने द्रविडियंस के भगवान को, जो भी द्रविडियंस बोलते थे उनके गॉड गॉडेस, वो आर्यंस भी बिलीव करने लगे कि नहीं आपकी बात ही सही है, यही गॉड है, यही गॉडेस है, सब कुछ नेचर के विद द पेस ऑफ टाइम सब कुछ एक्सेप्ट करते गए और जस्ट लाइक फ्रेंड के जैसे रहने लगे। और फिर इतने मिंगल हो गए कल्चर में कि अब वो इंटरकास्ट मैरिज भी करने लगे। मतलब द्रविडियन
की गर्ल और से आर्यंस का बॉय और से आर्यन की गर्ल और से द्रविडियन बॉय, वो लोग भी आपस में मैरिज करने लगे, तो उससे होगा क्या, कल्चर एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, दो जैसे कि शादी होती है तो मैरिजेस होते हैं, तो कैसे है, दो कल्चर एक्सचेंज होते हैं। किसी के घर में, पर्टिकुलर घर में कोई पर्टिकुलर टाइप का खाना बन रहा हो, दूसरे घर में अलग। देखो खाना हम बोल रहे हैं कि हम सब लोग सेम खाते हैं, दाल चावल ये वो, बहुत डिफरेंट है। खाने का टाइम, कैसे खाते हैं, कौन सी क्वालिटी का खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, सब कुछ बहुत, ये तो खाने की बात है, सब कुछ पूरी की पूरी लाइफस्टाइल अलग है। सोने का टाइम, उठने का टाइम, पैसे खर्च करने का टाइम, पैसे अर्न करने के तरीके, हमारे वैल्यूज़, एक फैमिली से दूसरे फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो अब जब मैरिज होते हैं तो दो कम्युनिटीज़ का एक्सचेंज होता है कि ये हमारा कल्चर, ये तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेम कास्ट में तुम मैरिज करो उसमें भी इतना डिफरेंस होता है। तो जस्ट इमेजिन कि कास्ट ही डिफरेंस हो, मतलब इंटर कास्ट, मतलब ये अलग कम्युनिटी, दूसरी अलग कम्युनिटी, वो इंटर कास्ट मैरिज हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, सेम कास्ट में ही इतना ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो इंटर कास्ट में तो कितना डिफरेंसेस होगा, जस्ट इमेजिन। लेकिन वो डिफरेंस के साथ साथ एडजस्ट करते 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 हम अपने कल्चर को ग्रो कर रहे हैं। वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो एडजस्टमेंट करेगा वो ग्रो करेगा, एडजस्टमेंट नहीं किया, एक्सेप्ट और एडजस्टमेंट नहीं किया, तो वो ग्रो नहीं करेंगे एंड दैट कल्चर विल नॉट फ्लरिश। ओके, वही कल्चर फ्लरिश करेगा, वही फैमिली भी फ्लरिश करेगा जो एक्सेप्ट भी कर रहा है एक दूसरे को और एडजस्टमेंट भी ले रहा है। ओके, देन द्रविडियन हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ द फैमिली। मैट्रियार्कल सिस्टम मतलब क्या, जहाँ पे बॉस हो कौन, मदर। जनरली हम क्या मानते हैं कि फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, बट द्रविडियंस में कौन था, मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली। वो देखो कितना इंपॉर्टेंस देते थे वुमन को, फीमेल्स को कितना इंपॉर्टेंस देते थे, ये हमें पता चलता है कि द्रविडियंस, जो हम मानते हैं, कई ग्रुप मानते हैं कि द्रविडियंस ही सबसे पहले इंडियंस हैं, तो वो लोग फीमेल्स को कितना इंपॉर्टेंस देते थे, उसको बोला जाता है मैट्रियार्कल सिस्टम। ओके, द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, वेविंग, स्पिनिंग एंड डाइंग एक्सेट्रा। तो भाई वो उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल थी। ओके, डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, आर्ट्स भी उनको सारी आती थी, बिल्डिंग ऑफ बोट बनाते थे, राफ्ट बनाते थे, वीविंग करते थे, स्पिनिंग करते थे, डाइंग करते थे, कलर ऑल सब ये सब उनको आता था। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू द साउथ इंडिया। मतलब आर्यंस का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, कहाँ पर, नॉर्थ में, इसीलिए वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए। डोमिनेंस ज़्यादा था, प्रॉब्लम नहीं था उनसे, बट उनको कि भाई थोड़ा इतना डोमिनेंस भी नहीं होना चाहिए, सो दे हैव शिफ्टेड। ओके, प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन डोमिनेंस ज़्यादा था, वो प्रॉब्लम था। आर्यंस के साथ वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इंटरकास्ट मैरिज भी तो स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। ओके, दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल देयर, तो वहाँ रहने लगे। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम एक्सेट्रा। तो आज के टाइम पे ये लैंग्वेजेस जो बोलते हैं उन्हीं को द्रविडियन फैमिली बोला जाता है। दैट इज़, ये हमारे जो मेनली 4 स्टेट को जिसको हम बोलते हैं साउथ इंडिया, तो तमिल जहाँ बोली जाती है दैट इज़ तमिलनाडु, तेलुगु जहाँ बोली जाती है दैट इज़ आंध्र प्रदेश, और अब दो बोल दो, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड कन्नड़ा जहाँ बोली जाती है दैट इज़ कर्नाटका, एंड मलयालम जहाँ बोली जाती है दैट इज़ केरला। ओके, तो जो अगर इंडिया के एंड को भी तुम अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ओके, सो सपोज ये हमारा इंडिया है, ऐसे इंडिया है, सो इंडिया में भी अगर तुम ऐसे साउथ, इतना साउथ है, तो इतने साउथ को भी अगर तुम पार्टीशन कर दो ऐसे लाइक दिस, ओके, ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये है क्या, केरला, ये है कर्नाटका, ये है तमिलनाडु, और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। दोनों अभी 2014 में वो अलग हुए हैं, उससे पहले तो एक ही स्टेट था आंध्र प्रदेश। ओके, अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेपरेट आउट हुए हैं, मतलब एक स्टेट में से 2 स्टेट बन गए हैं लाइक दैट। लेकिन बोला क्या जाता है, लैंग्वेज कौन सी है उनकी, सेम तेलुगु। ओके,
अंडरस्टूड। तो ये सारे जो है दे आर दी द्रविडियंस, इसीलिए वहाँ के जो टेम्पल्स है उसको भी ऐसा बोला जाता है द्रविडियन आर्किटेक्चर। रामेश्वरम टेम्पल अगर तुम देखो तो मैंने तो देखा है एंड इट इज़ फैबुलस। मतलब तुम यहाँ देखोगे ना, ऐसे यहाँ खड़े हुए हो तो एक्चुअल में तुम देखोगे ना तो पैरेलल बीम्स है, साथ साथ में ऐसे जाते हैं। सो तुम ऐसे देखोगे ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि वो बीम्स है ना ऐसे 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 करके एक पॉइंट पे मिल जा रहे हैं। मतलब ऐसे बीम्स, ऐसे खंबे है, खंबे ऐसा समझो, कॉलम एंड बीम, तो ऐसे खंबे हैं। तो तुम ऐसे ये खंबे को, ये पिलर्स को देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि धीरे 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 पैरेलल है दोनों, लेकिन तुम्हें लगेगा कि ऐसे 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 मीट करते एक पॉइंट पे वो जंक्शन हो रहे हैं, मतलब मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों पैरेलल है। वो सिर्फ दिखने में ऐसे है। तुम ऐसे जाओगे तो एग्जैक्टली जितना डिस्टेंस दोनों साइड होगा उतना ही रहेगा, वो कभी भी ज्वाइन नहीं होंगे, लेकिन दिखने में लगेगा ज्वाइन हो रहा है। वैसे वैसे ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया जो मैंने देखा था, बट ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है। एकदम खतरनाक आर्किटेक्चर है, ओके, द्रविडियन आर्किटेक्चर जिसे बोलते हैं। सो वो है पूरे द्रविडियंस। देखो ये सारी ही 6 ट्राइब के ऊपर पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो क्या सभी इम्पोर्टेंट है, ओके, बट ज़्यादा पूछे जाने वाली है द्रविडियंस एंड आर्यंस के बारे में, ओके, वरना करना तो सब कुछ ही है। देन अदर ट्राइब्स की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दी अबव 3, Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid tribe were also there in India। तो ये 3 जो ऊपर हमने देखी थी, ओके, हप्सी, देन ऑस्ट्रेलॉइड, निशाद एंड द द्रविडियंस, उनके अलावा ये जो मोंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक एंड अर्मेनॉइड ट्राइब भी इंडिया में आई है, ओके, आई थी। सो मोंगोलॉइड कैसी थी? दे केम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ चाइना वाया टिबेट एंड सेटल डाउन एट द नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान एंड वेस्ट बंगाल। मतलब पूरा का पूरा अगर तुम ईस्ट इंडिया गिनना हो तो ईस्ट इंडिया गिन लो। तो कहाँ से आए थे? नॉर्थ ऑफ चाइना। चाइना हमारा जो टच है वो कौन सा है? साउथ चाइना। लेकिन नॉर्थ चाइना से आई थी वाया टिबेट, और फिर वो कहाँ सेटल हो गए? आसाम है, सिक्किम है, भूटान है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे वो लोग सेटल हो गए। तो उनको बोला जाता है मोंगोलॉइड। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड देमसेल्व्स, धीरे धीरे वो खुद को ही इंडियनाइज करते गए। इंडियनाइज करते गए मतलब इंडिया के जो लोग थे उनके जैसा खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, कल्चर जो है वो एडेप्ट करते गए, इसीलिए फिर वो इंडियनाइज्ड हो गए। मोंगोलाइड पीपल पोजेस्ड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक वो कैसे दिखते हैं? तो देखो, येलो कम्प्लेक्शन, मतलब के जनरली येलोइश कलर के दिखते हैं। येलोइश मतलब वो पीले पीले नहीं दिखते, कॉम्प्लेक्शन येलोइश मतलब कि जैसे वीट का कलर होता है। हम नहीं बोलते गौरा नहीं बोलते, जैसे पार्वती माता का एक नाम है गौरी, ओके, तो एक वर्ड है गौ वर्ण, मतलब कि जो वीट होता है, वीट का जो कलर होता है वैसे। सो येलोइश मतलब वैसे, ऐसा नहीं कि येलो कलर। फ्लैट फेस, एकदम सीधा फ्लैट फेस होता है। चबी चिक्स मतलब गाल बहुत ऐसे बड़े बड़े होते हैं। मोटे लोगों कैसे होते हैं, वहाँ पतले लोगों के भी ऐसे चबी चिक्स होते हैं, लाइक दैट। आलमंड शेप्ड आइस मतलब ऐसी जैसे आंखें बादाम हो ऐसे शेप्ड आइज हैं। एंड हैविंग येलो कम्प्लेक्शन, मोंगोलॉइड वेर नोन एज द किराट, ओके। तो ये जो लोग मतलब कि हमारे इंडियंस जो पहले से थे वो माउंटेन्स पे, एकदम दूर दूर माउंटेन्स पे जो लोग रहते हैं उनके साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता, लेकिन जो माउंटेन्स पे लोग रहते थे उनको क्या बोलते थे? किराट, ओके। और अब ये जो मोंगोलॉइड वहां से आए, तिब्बत थ्रू आए, मतलब वहीं से आए हैं, माउंटेन सारे क्रॉस करके आए हैं चाइना से। तो अब उनको क्या लग रहा कि ये जो हम जिसे किराट बोलते थे वो लोग का दिखावा, मतलब जो दिखते हैं वो, और मोंगोलॉइड जो अभी दिखते हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, ये वो सब जगह, तो वो तो सेम जैसा ही है। तो वो लोग मोंगोलॉइड को ही क्या कहने लगे? किराट, ओके। किराट मतलब जो माउंटेन्स पे अलग से रह रहे हो, अलग से थोड़े आइसोलेटेड रह के, मतलब सारी कम्युनिटी के साथ मिक्सअप नहीं, थोड़े आइसोलेट। ऐसे भी माउंटेन पे रहोगे तो आइसोलेट ही रहोगे, बार बार कौन ऐसे चढ़ कर उतर कर दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने जाएगा? पहले थोड़े ऐसे व्हीकल्स और वो सब था, तो उनको किराट बोला जाता था। लेकिन किराट जैसे दिखते थे वैसे ही मोंगोलॉइड दिखते थे, इसीलिए जो
पहले से जो इंडियन थे वो क्या बोलने लगे कि भाई जो मंगोलॉइड है वही किराट है और किराट मंगोलॉइड है, दोनों एक ही है, लाइक दैट, वैसे कहने लगे। हाँ ठीक है जाओ। अच्छा ठीक है हाँ चलो। सो अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनोइड के बारे में देखते हैं। दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये लोग कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। कौन कौन? अल्पाइन, डिनारक एंड आर्मेनोइड। ऑल दीज थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलैरिटीज। तो ये जो थ्री टाइप्स है वो क्या है? उनके बीच में सिमिलैरिटीज है। Then the origin genes of these tribes are found in a large number. अब ये लोग कहाँ मिलते हैं? तो भाई हम लोग शायद यही है ओके, इन गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा, फॉर्मली नोन एज उड़ीसा। तो उड़ीसा को अब हम उड़ीसा बोलते हैं। सो अल्पाइन, डिनारक एंड आर्मेनोइड पीपल जो सेंट्रल एशिया से आए थे वो माने जाते हैं। मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं? से गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड वो साइड, दैट इज बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वहाँ के पीपल। इसीलिए देखना तुम, ये तो मैंने ऑब्जर्व किया है। जब मैं बिट्स पिलानी में था तो वहाँ पे हॉस्टल में पहली बार ही मैं आउट ऑफ गुजरात गया था। कोई लैंग्वेजेस ऐसे ज़्यादा दूसरी समझ में नहीं आती थी एक्सेप्ट गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ये तीन ही लैंग्वेज। बट वहाँ जब मैं गया तो मुझे उड़ीसा से तो कोई था लेकिन कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन बंगाल के जो लोग थे मेरे, मतलब मेरे फ्रेंड बने जो आगे जाके बंगाली बोलते थे, उनकी लैंग्वेज बहुत इजीली समझ आने लगी, बहुत इजीली, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। बट ऐसा भी नहीं कि हमें कुछ प्रैक्टिस हो सुनने की, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे कि तुम्हें अगर हिंदी और गुजराती अच्छे से आती है तो तुम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हें क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, दैट कॉमन थिंग यू कैन ऑब्जर्व। और यहाँ पर भी लिखा हुआ ही है कि इनके बारे में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज मिलती है। जो कहाँ पे है? हैव सिमिलर, ऑल दिस थ्री टाइप्स हैव सिमिलैरिटीज। ओके चलो, द नेक्स्ट जिसके बारे में भी शॉर्ट नोट पूछी जाती है, द्रविडियंस और उसके बाद से आर्यंस। तो The Nordic Aryans were the creators of the Aryan civilization in India. तो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्रिएटर कौन थे? द्रविडियंस। आर्यन सिविलाइजेशन के क्रिएटर कौन थे? आर्यंस ही थे। ओके, नॉर्डिक आर्यंस बोलते हैं, नॉर्डिक पीपल, नोमेड, और वो याद है थोड़ा बहुत हिस्ट्री में आता था। हिंदूज वेर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशिएंट टाइम। पहले के टाइम पे जो भी हिंदू होते थे उनको क्या बोला जाता था? ओके, ये शायद तुमने कोई सीरियल्स में भी देखा होगा, आर्य बोलते हैं, आर्य। ओके, आर्यंस और आर्य बोलते हैं, तो हिंदूज को ऐसा बोला जाता था। ओके, एंड द एरिया वेयर दे वेर डेंसली पॉपुलेटेड वाज कॉल्ड आर्यव्रता। तो भाई पहले तो भारत को भी कई बार आर्यव्रता बोला जाता है। आर्यव्रत में ऐसा कोई नहीं है धनुर्धर अर्जुन तुम्हारे जैसा, ऐसे वर्डिंग यूज करते थे। ओके, तो आर्यव्रत मतलब पूरा भारत ऐसे। भारत क्यों भारत? क्योंकि आर्यंस ही रह रहे हैं सब लोग, तो मतलब द्रविडियंस में भी आर्यन मिक्स हो गए, आर्यन के तो आर्यन है ही, लाइक दैट। तो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई है, तो वही आर्यव्रता बोला जाता है जहाँ वो रहते थे। एज 7 rivers were flowing over there, that region was named as सप्त सिंधु। तो ये सिंधु रिवर वही है इंडस रिवर, सिंधु और इंडस दोनों सेम है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन वही है सिंधु संस्कृति। ओके, मतलब सिंधु रिवर जो हमारी है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंडस रिवर, वही है, सेम ही है। ओके, तो कंफ्यूजन ना होने पाए, जो एक्चुअली तिब्बत है हमारा। ओके, तुम्हें बताया था या 9th में बताया था कि जो हमारा इन द सेंस जो तिब्बत है, तिब्बत। ओके, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा भूटान और वो सब हो गया ऐसे। तो ये यूपी और वो सारा एरिया, बट यहाँ पे जो तिब्बत है वो तिब्बत में एक ही रिवर है। तो एक रिवर, वो रिवर इन द सेंस जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर मेल्ट होता है और एक साइड से अगर बहती है तो वो होती है क्या? इंडस रिवर। ओके,
और वही ग्लेशियर पिघल के दूसरी साइड बहता है तो वो बन जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके, जो इंडिया में हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ओके। अदरवाइज नेपाल में उसको शेंगपो बोलते हैं, शेंगपो। सो एक ही ग्लेशियर है, एक ही ग्लेशियर, जैसे कि ऐसा समझो कि मैंने यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा रख दिया। अब बर्फ का टुकड़ा रख दिया तो वो मेल्ट होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, तो एक वे में यहाँ से गिरेगा और दूसरे वे में यहाँ से गिरेगा। तो ये वाली जो रिवर बनी वो ऐसे हमारे जम्मू कश्मीर हिमाचल वो सब होके कहाँ जा रही है, डायरेक्टली पाकिस्तान चली जा रही है, अभी के पाकिस्तान में। मतलब जैसे हमारे लिए जो रिवर गंगा है वो है इसलिए हम हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिवर गंगा ही क्या कर रही है, फ्लरिश कर रही है, ग्रो कर रही है, हर तरह से हेल्प कर रही है। जैसे कि हमारी हेल्प कर रहा है कौन, रिवर नर्मदा, लाइक दैट। तो वैसे ही हमारी लाइफलाइन है, हमारी लाइफलाइन कौन सी है, रिवर गंगा। वैसे ही पाकिस्तान की लाइफलाइन कौन सी है, रिवर इंडस और से सिंधु रिवर, इंडस रिवर और सिंधु रिवर। एक ही ग्लेशियर से, हाँ, एक ही ग्लेशियर से दोनों निकलती है, ओके। सो दैट इज देयर। चलो, सो सप्त सिंधु, ये एरिया में 7 रिवर दिखती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सप्त सिंधु, ओके। पंजाब का नाम भी वैसे ही आया है, ओके, पंजाब, ओके। तो मतलब पंज मतलब कि 5, और आब का मीनिंग होता है द पर्टिकुलर लैंड एरिया जिसके आसपास रिवर भी हो, ओके। सो उससे नाम आता है पंजाब। तो हम जो बोलते हैं ना पंजाब, जो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान का पंजाब भी है, हाँ, और हमारा पंजाब भी है। पंजाब पंजाबी है, लेकिन पार्टीशन हो गया तो उनके पास भी पंजाब है और हमारे पास भी पंजाब है, लाइक दैट। सो पंजाब जो नाम, ये तो पार्टीशन के पहले का ही नाम है, तो ये नाम कहाँ से पड़ा, ऐसे पड़ा, ओके, क्योंकि रिवर ही है, रिवर के बीच बीच में लैंड एरियाज है, और पांच रिवर है वो पर्टिकुलर एरिया में, और ये पर्टिकुलर एरिया में 7 रिवर्स आर देयर, तो दैट इज सप्त सिंधु, ओके। चलो, ये सब बातें जियोग्राफी में बहुत डिटेल्ड में मैप के थ्रू हमें पता चलती है। इन एंशियंट टाइम्स द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट। तो भाई एंशियंट टाइम पे ये लोग कहाँ पे थे, नॉर्थ वेस्ट में, मतलब कि नॉर्थ और वेस्ट, मतलब लिखा तो है गुजरात और वो सब, वो तो उनके लिए लिखा था, अल्पाइन, डिनारिक और अर्मेनॉइड के लिए लिखा था, लेकिन नॉर्थ वेस्ट मतलब उसमें भी हम तो आ ही गए, क्योंकि हम वेस्ट में आए ना, ओके। तो जम्मू कश्मीर ले लो, राजस्थान ले लो, पंजाब ले लो, गुजरात ले लो, मध्य प्रदेश भी लेना हो तो ले लो, ओके, और थोड़ा बहुत यूपी का पार्ट, ये पूरा, और पाकिस्तान पूरा ही ले लो, मतलब आधा, तो उतना पूरा पोर्शन वहाँ पे आर्यंस थे, ऐसे, लाइक दैट। सो द एरिया ऑफ आर्यव्रता वाज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला, बिहार इन द ईस्ट। तो जो आर्यव्रत का एरिया है यहाँ नॉर्थ, अभी का जो इंडिया है, तो उसमें ये लोग कहाँ पर थे, नॉर्थ और वेस्ट के साइड में, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन, ओके। डायरेक्शन तो पता है ना सारे, ये सपोज हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या, दिस, ये डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ ईस्ट, और ये डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ वेस्ट, ओके। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो लोग रहते थे, और वहां से ज्यादा थे, वहां से कहाँ तक, तो वहां से भाई बिहार, जो अभी का हमारा बिहार है, वहां मिथिला तक। मिथिला इन द सेंस वो जानकी सीता माता वाला मिथिला नहीं, वो तो अभी के टाइम पे नेपाल में चला गया है, इसीलिए नेपाल में आदि पुरुष बैन करती है, सो मिथिला बिहार इन द ईस्ट, इन साउथ इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। तो जो वैदिक पीरियड था उसके बाद वो कहाँ तक फैला हुआ था, विंध्याचल तक। विंध्याचल मतलब कौन सा, तुम मान सकते हो कि जो हमारी नर्मदा और तापी रिवर है उसके आसपास जो माउंटेन रेंजेस है वो क्या है, विंध्याचल। विंध्याचल एंड सतपुड़ा, ओके। तो वो माउंटेन रेंज है, वो जियोग्राफी में जैसे हमने बात की कि ज़्यादा डिटेल में हम देख सकते हैं कि अच्छा, तो एमपी याद रख लो, ओके। ये साइड नॉर्थ वेस्ट, ये साइड मिथिला बिहार जहाँ है वो, और बीच में से एमपी, यहाँ तक पूरा फैला हुआ है क्या, आर्यव्रता,
मतलब जहाँ आर्यन ज़्यादा रहते हैं। ये समझने के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें तो जो बुक में लिखा है वही लिखना है कि विंध्याचल तक, मिथिला बिहार तक और नॉर्थ वेस्ट तक वही लिखना है, लेकिन समझने के लिए मैप में कहाँ पे समझने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, दे वेर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्पोररी ट्राइब्स। भाई जितने भी बाकी ट्राइब्स है वो सब ट्राइब में से सबसे ज्यादा एडवांस कोई था तो वो कौन थे? आर्यन, सबसे ज्यादा एडवांस। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विथ वेरियस नेम्स एज, तो भाई ये बड़ी जो भूमि थी, लैंड थी, वो कौन से नाम से जानी जाती थी? जैसे हमने स्टार्ट किया था विष्णु पुराण में थे वो वर्ड्स, भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्ष एक्सेट्रा, आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भारत और से भारत कुल ट्राइब। तो भाई ये सब नाम भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्ष, ये सारे नाम आए तो आए कहाँ से? तो दो बिलीफ सिस्टम है, एक तो कि किंग आर्य भारत थे उनके नाम से ये आए, और दूसरा है भारत कुल का एक ट्राइब है उनके नाम से हमारे नेशन का नाम, और पर्टिकुलरली ये रीजन ही पूरा बढ़ता गया और हम बोल रहे हैं कि ये हमारा भारत है। तो किसके ऊपर से भारत का नाम भारत पड़ा? तो ये तुम्हें लिखने पड़ेंगे, भारत कुल ट्राइब और से द किंग भारत आर्य। ओके, किंग आर्य भारत और भारत आर्य। सो ये शॉर्ट नोट पूछे 2 मार्क्स में तो इतना ही लिखना है। अभी ज़्यादा पूछे तो ये सब 3 मार्क्स में, और ज़्यादा मार्क्स में पूछे तो आगे का लिखना है, यहाँ तक का। 2 मार्क्स में पूछे तो यहाँ तक का, और 3 मार्क्स में पूछे तो यहाँ तक का, ये 2 पैरा ऐड कर देने हैं। क्या? आर्यंस वे नेचर लवर्स, कल जैसे देखा था, दे लव्ड वर्शिप्ड ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, द सन, द विंड एंड द रेन। ये सब तो उन्होंने किससे सीखा है? द्रविडियन से, क्योंकि द्रविडियन ने ही ये सब स्टार्ट किया था और उन्होंने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। They had composed hymns, that is richas, for praying to various natural elements. So natural elements को प्रे करने के लिए भी उन्होंने श्लोकास, hymns बनाए थे। In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajna or other activities became prevalent in India. तो भाई जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो टाइम पीरियड के बाद, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिलीजियस सेरेमनीज भी ग्रो करती गई। कौन सी? जैसे कि वेदास का रिसाइटेशन करना, मतलब कि वेदास को बोलना कंटिन्यूअसली, जपा। ओके, और रिसाइटेशन मतलब जैसे हम सत्संग करते हैं वैसे। एंड परफॉर्मिंग यज्ञ परफॉर्म करना वो, एंड अदर एक्टिविटीज बिकेम प्रीवेलेंट इन इंडिया। तो बाकी जो एक्टिविटीज थी वो बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी इंडिया में। ओके, तो आर्यन की शॉर्ट नोट पूछे तो यहाँ तक का लिखना है तुम्हें। अब थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हैं, तो एक्स्ट्रा बातें देख लेते हैं। देखो, there was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage. तो भाई a particular amalgamation मतलब you can think of say mixture. Okay, तो इतना अच्छा मिक्सचर बना कि इतने सारे ट्राइब्स आए और सबने अपने कल्चर का एक्सचेंज किया और बहुत ही एक रिच कल्चर हमारा इंडिया का बन गया। Then these foreigner and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. के भाई ये बाहर से जो आए वो भाई ईस्ट साउथ अफ्रीका से आए, साउथ ईस्ट एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए। ओके, यही सब देखा। चाइना, नॉर्थ चाइना से तिब्बत होके आए, ये 4 जगह हमने देखी ऑलरेडी 6 में। ओके, तो ये सब जगह से आए और द्रविडियन पहले से यहीं पे थे। ओके, तो ये सब का इतना अच्छा मिक्सचर हुआ, इतना अच्छा मिक्सचर हुआ, एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए, इंटरकास्ट मैरिजेस हो गए। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात तो है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? उन्होंने खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस कर दी। मतलब अभी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही नहीं है, ऐसा समझो। जैसे अभी मैंने मैरिज का एग्जांपल दिया कि एक बॉय का फैमिली के कल्चर अलग है और गर्ल की फैमिली का कल्चर अलग है। ओके, अब ये लोग मिक्स हुए, अब मैरिज हो गए हैं अच्छे से, ये फैमिली को सपोर्ट कर रही है, ये फैमिली भी ये फैमिली को सपोर्ट कर रही है, फेस्टिवल्स पे मिल रहे हैं, ये वो इतने अच्छे घुल मिल गए दोनों फैमिली
कि अब जो कल्चर है वो कोई तीसरा नया ही कल्चर है। ये कल्चर लड़की का जो कल्चर था, लड़की के घर का, उससे तो डिफरेंट है। और ये कल्चर ऐसा भी नहीं है कि लड़की के घर से डिफरेंट है इसलिए लड़के के घर का कल्चर था वैसा है, नहीं, वो भी नहीं है, एक थर्ड है। जस्ट लाइक फादर और मदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर की आएगी और सिर्फ मदर की आएगी बायोलॉजिकली जीन्स थ्रू। वैसे ही जब मैरिज हो तो दोनों कल्चर मिक्स होंगे तो ये कोई थर्ड वाला नया ही कल्चर है, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। अंडरस्टूड? तो ये लोग भी इतने घुल मिल गए, इंटरकास्ट मैरिजेस हो गए एंड ऑल, बट उनकी खुद की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी वो चली गई। ओके, वो चली गई। Outsiders and local people were greatly influenced by the languages, scripts, names and religious beliefs etc. played a vital role in Indianizing these foreigners. तो भाई जो आउटसाइडर्स और जो लोकल पीपल थे वो बहुत ही ज्यादा, लोकल पीपल भी और आउटसाइडर भी दोनों ही इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए किससे? यहाँ की बिलीफ सिस्टम, यहाँ की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम, रिलीजियस बिलीफ्स, पूरी की पूरी लाइफस्टाइल के भाई कब उठना है, कब बैठना है, कब पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करनी है, बैठना कैसे है, ऑल एटिकेट्स, बिजनेस कैसे करना है, फार्मिंग कैसे करनी है, कुकिंग कैसे करनी है, सारा का सारा नॉलेज, सारी की सारी लाइफस्टाइल सबकी अलग थी। एक दूसरे के साथ मैच करते 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 एक अच्छी लाइफस्टाइल बन गई है, इंडियन कल्चर बन गया है। लेकिन ये इंडियन कल्चर सबसे मिक्स होके बना है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस हो गई है। अंडरस्टूड? तो ये हमने देखा। सिंस एंशियंट टाइम्स अ कंपोजिट कल्चर हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया। तो भाई एंशियंट टाइम से ही ऐसा एक कंपोजिट, सबका मिक्स होके ऐसा कल्चर इंडिया का बना है। दे ऑल देन बिकेम इंडियंस, और यही सब लोग क्या बन गए हैं? इंडियंस बन गए हैं। तो अब हम पर्टिकुलरली किसको नहीं बोलते कि भाई तू अल्पाइन है, तू हब्सी है, ओके, तू द्रविडियन है, ऐसा किसी को हम बोलते नहीं है। भले ही हमें पता हो कि भाई वो अल्पाइन, डिनारिक, वो सब गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और बंगाल और उड़ीसा साइड है, और हमें पता हो कि जो द्रविडियंस है वो साउथ इंडिया में है, और जो चाइना से आए थे वो लोग आसाम और म्यांमार और निकोबार आइलैंड और वहाँ है। भले ही हमें पता है, लेकिन कभी भी हम ऐसे प्रोनाउंस करके या ऐसे बुलाते नहीं हैं, हम डायरेक्टली बोलेंगे दे आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। ओके, तो ऐसे सब मिक्स हो गया है। एंड इन शॉर्ट, इन एंशिएंट इंडिया द एमालगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर एनरिच्ड इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वेरिएगेटेड एंड प्रॉस्परस। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एंशिएंट कल्चर जो है, इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर है, और उसमें जो ये बाहर से जो मिक्सअप हुआ और सारे के सारे लोकल और फॉरेनर्स का कल्चर मिक्सअप होने से, एक अच्छा एमालगमेशन होने से इंडिया का जो कल्चर है वो और भी ज़्यादा रिच ही हुआ है। कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, सिर्फ एडवांटेज ही है, ऐसा। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमने कल्चरल हेरिटेज की, तो भाई उसको संभाल के भी रखना पड़ेगा। सो वो हम देखते हैं द प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो भाई ये हमारा जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करके रखे, उसको प्रिजर्व और संभाल के रखे हम। ऐसा नहीं, प्रिजर्व मतलब लंबे समय तक चलता रहे, एंड कंजर्व मतलब संभाल के रखना। लंबे समय तक रखना तो है लेकिन संभाल के रखना है। कोई भी कुछ भी, कोई कल्चर, कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़े ना, और कोई तोड़े तो हम उसको तोड़ दें, मतलब कि वैसा ना करें। ओके, सो each aspects of Indian heritage made India eye-catching, picture square and attractive। भाई इंडिया का हेरिटेज इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि सब कुछ आई कैचिंग है, मतलब आंखें हटेगी नहीं, ऐसे चिपक जाएगी, इतने अच्छे हैं। मतलब तुम नेचुरल हेरिटेज की बात करो, कल्चरल हेरिटेज की बात करो, इतना मस्त हो गया है सब कुछ, था और है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, और तुम अपनी आंखें हटा ना पाओ, इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्रॉस्परस और पिक्चर स्क्वायर है। फोटो लेते लेते तुम थक जाओगे, लाइक दैट, मतलब बहुत ही अच्छा। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। भाई हेरिटेज की वजह से नेशन को क्या मिलती है? ग्लोरी मिलती है। वही इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर अब देखो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो गया है आज की डेट में। क्यों? हमारे कल्चर की वजह से। सोचो अगर हमारा कल्चर, हम मिक्स हुए, चेंज हुए, हमारा कल्चर चेंज हुआ, बट फिर भी
हमने हमारा कल्चर चेंज बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं वन पर्सपेक्टिव से हमने हमारा कल्चर छोड़ा भी नहीं। दूसरों का अपनाया, हमारा भी चेंज हुआ, लेकिन हमारा छोड़ दिया और एग्जैक्टली उनका ले लिया, वैसा तो हुआ नहीं है। ओके, सो इंडिया अटेन्ड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। तो भाई इंडिया की एक लीडिंग रैंक आ गई है, बहुत अच्छी पोजीशन आ गई है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया है और प्रिजर्व किया है। Thus, it is primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values. तो इसीलिए हमारी सबसे ज़रूरी और प्राथमिक हमारी ड्यूटी है हमारे सारे ही भारतीयों की कि कोई भी हमारे जो एंशियंट मेमोरियल्स है, जो भी हमने बनाया हो, ओके, आगे हमने नेचुरल हेरिटेज में हमने जो आर्टिफिशियल हेरिटेज है उसकी भी बात की थी, कितना कुछ सीधी सैयद निजाड़ी, वडनगर, ये वो, ओके, पैलेसेस, टॉम्स और से कुतुब मीनार, ताजमहल, ये वो जितने भी हमारे आर्किटेक्चरली भी जितने रिसोर्सेज है, जो भी मेमोरियल्स है, कोई उसको अगर नुकसान करे तो वो हमें उसकी वैल्यू को अगर डिग्रेड करे तो वो हमें होने देना नहीं चाहिए, हमें उससे प्रिवेंट करना चाहिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 51A। तो भाई यहाँ पे हमारी ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है कि ये हमारी ड्यूटीज है, तो दैट ड्यूटीज के अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करना पड़ेगा। तो क्या है ड्यूटी? वो आर्टिकल 51 में लिखी हुई है, थोड़ी बहुत है आगे। इन दैट 6, 7 and 9 describes the following duties फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। तो ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल 51 है उसमें सारी ड्यूटीज है, लेकिन ये पर्टिकुलरली ये जो 51A में जितनी भी ड्यूटीज लिखी हुई है उसमें से नंबर 6, 7 and 9 जो है वो डिस्क्राइब करती है हमारी कल्चरल हेरिटेज के टॉवर्ड्स में हमारी क्या ड्यूटीज है। दे आर गिवन बिलो, तो ये यहाँ पे गिवन है 6, 7, 9। पहला, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। सबसे पहले तो उसका इम्पोर्टेंस समझो, उसका सिग्निफिकेंस समझो कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हाथ में से चला गया तो हमारी आइडेंटिटी चली जाएगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई हमारे स्कूल का आई कार्ड इंपॉर्टेंट है, हमारा आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, वोटर ID इंपॉर्टेंट है, हमारा ATM कार्ड इंपॉर्टेंट है, ओके, ये चला गया तो पता नहीं क्या क्या चला जाएगा। वैसे ही ये हमारा कल्चर उतना ही ज़्यादा, इससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंस हमें समझनी पड़ेगी और उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड द बर्ड्स अलोंग विद द मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। तो भाई मेंटेन करना है हमें ये सारा ही जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हेरिटेज है, फॉरेस्ट है, रिवर है, पॉन्ड है, टैंक मतलब ये हमारे घर वाली टैंक नहीं, जो नेचुरल टैंक्स है, मतलब जस्ट लाइक पॉन्ड्स, कैसे हाइट पे अगर बहुत ज़्यादा लेक, जैसे पावागढ़ पे जाओ तो कैसे ऊपर लेक है, तो उसको हम टैंक बोल सकते हैं, दैट टैंक, ओके। सो वो सब चीज़ें हमें संभाल के रखनी है। शो कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, हमें सारे लिविंग क्रिएचर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन, ओके, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, उनको भी संभालना पड़ेगा। नहीं तो देखो अभी कैसे एंड पे आ गए थे टाइगर्स, अभी इन द सेंस अभी 40-50 ईयर्स पहले, अभी तो उसकी नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ओके। 1971 में तो बहुत कम हो गए थे, फिर हमें प्रोजेक्ट टाइगर और वो सब स्टार्ट करना पड़ा कि भाई कोई भी पकड़ा जाए, उसको मार रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये वो, तो उसको पकड़ो और राइट है उसको सजा दो, कितना कुछ करना पड़ा। वैसे सारे ही एनिमल्स के लिए प्रिजर्व तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो दे विल गॉन, ओके, दे विल बी गो। चलो, सो दे विल नॉट बी देयर इन फ्यूचर। अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ हो जो हम प्रिजर्व नहीं करें, जैसे हमारी वैल्यूज़ है, हमारा कल्चर है, हमारे रिसोर्सेज हैं, हम प्रिजर्व और प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो चले जाएगा सब कुछ, ओके। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो भाई जो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि तुम कोई रोड पे से जा रहे हो, ब्रिज पे से जा रहे हो, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वो सब वहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। वायलेंस हमें छोड़ देनी चाहिए कि मारा मारी गई, दो कम्युनिटी लड़ रही है, दो लोग लड़ रहे हैं, कम्युनिटी लड़ रही है और उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए
ऐसे बस जला रहे हैं, ओके, दो कम्युनिटी लड़ी और बस जला दी। अरे भाई बस जला दी, क्या मिला तुम्हें? मजे के लिए बस जला दी। बस कहाँ से आएगी? हम जो टैक्स पे करते हैं ना, उससे बस आती है, उससे उसका बस का, बस के ड्राइवर का, ये सारा खर्चा गवर्नमेंट कहाँ से, पैसे कहाँ से लाएगी? फिर हम हमारा पेट्रोल फिर 100 से 120 हो जाए, अरे यार पेट्रोल महंगा कर दिया। वो महंगा क्यों होता है? हमारे ही इनपुट्स ऐसे होते हैं। हमने रोड बोलेंगे कि हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, हमारा रोड सही नहीं है, हमें ये है वो है, ये बनाओ वो बनाओ, तो भाई पैसे कहाँ से आएंगे गवर्नमेंट के पास? तो टैक्स ज़्यादा वसूलेंगे और फिर तुम बोलोगे ये बनाओ, लो बना दिया, ये बनाओ बना दिया। तो गवर्नमेंट के पास ऐसे थोड़ी है कि भाई पैसे ही पैसे हैं तो करते रहेंगे। हमारे ही पैसे से हमें सर्व कर रहे हैं। सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या क्या डिमांड कर रहे हैं। ओके, जो डिमांड करेंगे वो फुलफिल तो होगी, लेकिन उसके लिए हमें भी देना हम देंगे तभी ऐसे घूम के अलग फॉर्म में देंगे। मतलब इट्स लाइक हमें रोटी खानी है तो वीट तो हमें ही देने पड़ेंगे, फिर जाके हमें रोटी मिलेगी, लाइक दैट। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये देखा हमने। थस नेचर हैज क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप, तो भाई नेचर ने बहुत ही अच्छे लैंडस्केप बनाए हैं। हिमालयस के बारे में हमने देखा। Then we should maintain the purity, sanctity and the beauty of these places, considering it to be our moral duty. तो भाई ये सारी चीज़ों को, सेंटिटी, उसकी डिविनिटी, उसकी जो यूनिकनेस है, वो सब भी हमें सेव करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करनी चाहिए, हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं। The Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time. तो भाई इंडिया का जो हेरिटेज है वो भी ऐसा आउटकम है, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं वो धीरे धीरे करके बहुत ही डेवलप हुए हैं, उसका आउटकम है। नेचर हैज जनरसली डोनेटेड एबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि नेचर ने इतना, मतलब एबंडेंट, भरपूर मात्रा में इंडियंस को और इंडिया को दिया हुआ है सारे रिसोर्सेज। वैसा तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री को इतने ज़्यादा अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है किसी के भी पास। ओके, कोई एक रिसोर्स ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा पानी हो सकता है, बहुत ज़्यादा माउंटेन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जंगल्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा पॉन्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा मिनरल्स हो जाए, बहुत ज़्यादा माइन जहाँ हम कर सके तो मिनरल्स हो जाए। कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। ओके, इंडिया के पास सब कुछ है, वैसा यूनिक कंट्री और कोई नहीं है वर्ल्ड में। ओके, हाँ, so India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to the India's peculiar natural structure. तो इंडिया का ऐसे एक अलग यूनिक पेक्युलर नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से हमें इनवैल्यूएबल, मतलब हम उसको वैल्यू नहीं, मतलब हम उसको पैसों के तोल नहीं सकते। ओके, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली है। इन दिस वे, अभी तो हमने सारी अपॉर्चुनिटीज़, जैसे हमारे सारे, हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे, हमारे जो सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे बहुत, अभी जितना हम सोलर पावर जनरेट कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा सोलर पावर जनरेट कर सकते हैं। अभी हमारा विंड पावर है, उससे कई गुना ज़्यादा विंड पावर जनरेट कर सकते हैं। एशिया में सबसे बड़ा कोई कोस्टल लाइन हो वो हमारे पास है, गुजरात से लेकर के पूरा वेस्ट बंगाल से ट्राइंगल खींचे तो पूरा ही कोस्टल लाइन हमारे पास है। वहाँ पे टाइडल एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। वो सब तो अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। न्यूक्लियर एनर्जी के पावर कितना पास है, हमारे पास है, वो सब तो हमने जनरेट करना स्टार्ट भी नहीं किया है। अगर आज जनरेट करना स्टार्ट करें ना, विद इन 3 years हम डेवलप नेशन में आ जाएंगे। बट हम संभाल के रख रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, इंडिया के फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। सो वैसा ही माइंडसेट होना चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड। In this way, Indian heritage is a result of the development of the people of India in the social, economical, political and cultural fields over centuries. तो यही अगर ऐसे ही देखा जाए तो जो इंडियन हेरिटेज है वो एक आउटकम है। कैसा आउटकम है? क्योंकि सब लोगों का डेवलपमेंट हुआ है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट हुआ है? सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट हुआ है, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट हुआ है, पॉलिटिकल जो हमारी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू है उससे डेवलपमेंट हुआ है, हमारी जो संस्कृति है वो पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिकल आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट हुआ है। ये सारे डेवलपमेंट लोगों में आए हैं, इसकी वजह से इंडिया का कल्चर भी उसी के अंदर आ गया। तो इंडिया का हेरिटेज इतना अच्छा, रिच एंड यूनिक एंड वेरीड हेरिटेज क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑल दिस डेवलपमेंट इन इंडियंस, जिसकी वजह से इंडिया का हेरिटेज इतना रिच है।
अंडरस्टूड। तो ये पूरा हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, विच इज़ हेरिटेज ऑफ इंडिया। पूरा अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लो। आ गया समझ में? ओके, ठीक है।